नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। भारत के खिलाफ चीन किस तरह से एक बार फिर बड़ी साजिश कर रहा है, उसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि इस बार चीन भारत के खिलाफ एक साथ 3 तरफ से मोर्चा खोलने की साजिश रच रहा है। एक मोर्चे पर खुद चीन होगा, दूसरे पर पाकिस्तान और तीसरे पर बांग्लादेश, जो शेख हसीना के जाने के बाद पूरी तरह से जिहादियों के कब्जे में है। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि चीन किस तरह से भारत के खिलाफ इस खतरनाक प्लान को अंजाम देने में लगा हुआ है और बड़ी ही सावधानी से, बड़ी ही बारीकी से हर चाल चल रहा है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि भारत की सरकार चीन की इस साजिश के प्रति किस तरह से पूरी तरह सतर्क है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल की जोड़ी ने चीन की इस घटिया साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए न सिर्फ जबरदस्त रणनीति बना ली है, बल्कि उस पर अमल भी शुरू कर दिया है। अब देखिए, भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर जो तनाव था वो कहने के लिए तो खत्म हो गया है, लेकिन चीन की मंशा अभी भी वही है जो 2020 में थी, जब उसने भारत की जमीन हथियाने की कोशिश की थी। गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच जो खूनी झड़प हुई, जिसमें चीन के 50 से भी ज़्यादा सैनिक मारे गए, भारत के भी 21 सैनिक शहीद हुए थे। उसके बाद चीन पीछे हटने को तो मजबूर हुआ, लेकिन आप ये समझिए कि चीन कहने को तो पीछे हट गया, लेकिन उसने वहाँ भी एक साजिश रची। अब देखिए, पिछले साल चीन और भारत, जैसा मैंने कहा, डिसएंगेजमेंट के लिए तो राजी हो गए, लेकिन अब सैटेलाइट से जो पिक्चर्स आ रही हैं उस एरिया की, वो तस्वीरें ये साफ बता रही हैं कि चीनी सेना वापस बैरकों में नहीं लौटी है, पीछे नहीं गई है। वो अभी भी फॉरवर्ड पोजीशन पर डेरा डाले हुए है और वहाँ स्थायी स्ट्रक्चर भी बना रही है, परमानेंट स्ट्रक्चर्स। जाहिर है वो मौके की तलाश में है ताकि फिर से भारत पर आक्रमण किया जा सके। पहले की एक वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि भारत की सेना ने भी बिल्कुल वैसा ही जवाब दिया है, वो भी पीछे नहीं हटी है। जब भारत की सेना ने देखा कि वो लोग पीछे तो जा नहीं रहे हैं, फॉरवर्ड पोजीशंस पे भी बने हुए हैं, तो भारत की सेना ने भी परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना करके फॉरवर्ड पोजीशंस पे अपने तंबू गाड़ दिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पूरी तरह से सुधार दिया गया है। आपको पता है, वहाँ पर जो लद्दाख सीमा है, वहाँ पे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया नहीं था, लेकिन 2020 के बाद मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से सुधारा है। अब वहाँ हेवी आर्टिलरी फायरिंग के लिए भी पूरा सेटअप तैयार हो गया है। तो आज की तारीख में 2020 की तुलना में भारत की सेना किसी भी हमले से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन आप ये देखिए कि चीन नई नई साजिशों को रचने में लगातार लगा हुआ है। आज भी वो इसी कोशिश में है कि किस तरह से भारत को हर तरफ से घेरा जाए। देखिए, मिलिट्री एक्सपर्ट्स जो हैं वो हमेशा से भारत के सामने 2 फ्रंट वॉर की चुनौती होने की बात किया करते थे, और उसकी एक झलक मई में 4 दिनों तक चले भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी देखने को मिला था, जब चीन ने न सिर्फ पाकिस्तान को सारे आधुनिक हथियार उपलब्ध करवाए थे, बल्कि रियल टाइम सैटेलाइट डेटा भी पाकिस्तान को उपलब्ध कराया था, जिससे उन्हें यह पता चल रहा था कि भारत की सेना और एयरफोर्स क्या प्लान कर रही है, उनकी क्या मूवमेंट है। एक एक पल की जानकारी चीन पाकिस्तान को दे रहा था। तो ये एक तरह से 2 फ्रंट वॉर वाली ही सिचुएशन थी, ये 2 फ्रंट वॉर ही था। अब देखिए, चीन सीधे तो नहीं लड़ रहा था, लेकिन सारी जानकारी, सारे हथियार, वो सब तो पाकिस्तान को दे ही रहा था। 2 फ्रंट वॉर ही नहीं, आप समझिए इसमें एक तीसरा दुश्मन भी था, वो भी कूद पड़ा था, तुर्की, जिसने पाकिस्तान को न सिर्फ ड्रोन सप्लाई किए, बल्कि उन्हें चलाने के लिए एक्सपर्ट्स भी दिए, जिनमें से तो कई एक्सपर्ट्स भारतीय हमले में मारे गए। खैर, आप जानते हैं, नूर खान एयरबेस पर जिस तरह की बमबारी इंडियन एयरफोर्स ने की, उससे घबराकर पाकिस्तान ने भारत के सामने हाथ जोड़ लिए, सीज फायर की गुजारिश की। भारत भी मान गया और युद्ध रुक गया। लेकिन उसके बाद से ही चीन एक नई साजिश में लग गया है। चीन अब ये चाहता है कि भारत की पश्चिमी सीमा पर जिस तरह से पाकिस्तान चीनी हथियारों से लैस होकर भारत के लिए चुनौती बन गया है, उसी तरह से पूर्वी सीमा पर बांग्लादेश भी चीनी हथियारों से लैस होकर भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाए। खबर यह है कि चीन बांग्लादेश को J-10C लड़ाकू विमान ऑफर कर रहा है और बांग्लादेश ने कम से कम 16 J-10C लड़ाकू विमान खरीदने में रुचि भी दिखाई है। अब ये J-10C लड़ाकू विमान के अलावा बांग्लादेश चीन से सरफेस टू एयर
और बैलिस्टिक मिसाइल भी खरीदने जा रहा है। सोचिए किस तरह की तैयारी बांग्लादेश कर रहा है, सरफेस टू एयर मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। इसके अलावा जो HQ-17AE है, जो मैंने आपको बताया सरफेस टू एयर मिसाइल है, JSG रडार्स हैं और FK-3 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से, मतलब ये पूरी तरह से मिसाइलों का जो जखीरा है वो बांग्लादेश पाकिस्तान से खरीदने की तैयारी कर रहा है। आप सोचिए ये तैयारी किस लिए हो रही है। बांग्लादेश को आज तक तो किसी से कोई खतरा रहा नहीं है। ये जब से यूनुस की सरकार आई है तब से वो एंटी इंडिया स्टैंड ले रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब जो खरीदारी का जो प्लान बन रहा है और चीन जो ये सारे हथियार बांग्लादेश को उपलब्ध करवा रहा है वो किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा, किसको ध्यान में रख करके ये सारी खरीदारी बांग्लादेश करने जा रहा है। अब आपको मालूम है कि आज की तारीख में पाकिस्तान के पास जो भी हथियार हैं उनमें लगभग 81% हथियार चीन के हैं। अब चीन इसी तरह से बांग्लादेश को हथियारों से लैस कर देना चाहता है और बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की जो अवैध सरकार है, अवैध इसलिए चूंकि वो चुनी गई तो सरकार है नहीं, तो वो खुलकर पाकिस्तान और चीन के इशारे पर काम कर रही है। यूनुस तो जैसे बिल्कुल तैयार बैठा है कि भारत के खिलाफ जैसे भी हो कोई मोर्चा खोला जाए। यूनुस तो इस बात को लेकर भी भारत से बहुत नाराज है कि शेख हसीना को नरेंद्र मोदी उसे सौंप नहीं रहे हैं इतनी मिन्नतें करने के बाद। लेकिन मोदी ने तो कह दिया है कि शेख हसीना भारत की मित्र है और मोदी और भारत मित्रता निभाएंगे। तो यूनुस बिल्कुल पाकिस्तान और चीन की गोद में बैठकर भारत के खिलाफ इस साजिश का हिस्सा बनने को तैयार है। अब जैसा मैंने पहले कहा, भारत के लिए टू फ्रंट वॉर का खतरा है, इसकी चर्चा तो हर कोई किया करता था। लेकिन अब ये जो टू फ्रंट का जो खतरा था वो धीरे धीरे थ्री फ्रंट वॉर का सिनेरियो लेता जा रहा है। अच्छा देखिए, ये जो थ्री फ्रंट वॉर का सिनेरियो बनता जा रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात को जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान, उन्होंने भी अभी कहा है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये जो हैं इनका एक कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट क्या है? कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट जो भारत के खिलाफ है और उसका सीरियस इम्प्लीकेशन हो सकता है भारत की स्टेबिलिटी के लिए और सिक्योरिटी डायनामिक्स के लिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि पॉसिबल कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट अमंग चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश may result in serious implications for India's stability and security dynamics। तो देखिए ये बात CDS अनिल चौहान भी कह रहे हैं। अब जनरल चौहान ने यह भी कहा कि शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दो न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट वो सीधे सीधे भारत के खिलाफ हॉस्टिलिटी में इंगेज थे। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जैसा मैंने आपको बताया, कहने के लिए पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, लेकिन देखेंगे आप गौर से तो पाकिस्तान और चीन दोनों साथ मिलकर लड़ रहे थे और तुर्की भी उसमें कूद पड़ा था। वो ड्रोन ही दे रहा था और कराची पोर्ट पे उसका वॉरशिप भी खड़ा था। लेकिन चीन और पाकिस्तान तो थे ही। तो चीन और पाकिस्तान तो पहले से थे और अब बांग्लादेश भी इसी एक्सिस का एक हिस्सा बनने जा रहा है। चीन की पूरी कोशिश है और इस दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा देखिए, ये तो एक बात हो गई कि जब युद्ध होगा तो थ्री फ्रंट वॉर का सिचुएशन बन रहा है। इसके अलावा चीन की कोशिश ये है कि दक्षिण एशिया में भारत को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया जाए और इसके लिए वो पाकिस्तान के साथ मिल करके एक नई साजिश रच रहा है। और वो क्या है? वो साजिश ये है कि आपको पता है सार्क जो है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें दक्षिण एशिया के जो देश हैं वो तो इस वक्त डिफंक्ट है, वो तो काम नहीं कर रहा है क्योंकि भारत ने बिल्कुल उसको इग्नोर किया हुआ है। तो अब चीन और पाकिस्तान मिल करके सार्क के पैरेलल में एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सार्क के वो सारे देश होंगे जो पहले थे। सिर्फ भारत नहीं होगा और भारत की जगह कौन होगा? भारत की जगह चीन होगा। ये कोशिश हो रही है कि सार्क की जगह एक नया फॉर्मेशन खड़ा किया जाए जिसमें भारत की जगह चीन होगा और बाकी वो सारे देश होंगे, जैसे बांग्लादेश होगा, श्रीलंका होगा, नेपाल होगा। तो ये सब कोई होगा, सिर्फ भारत नहीं होंगे। तो आप सोचिए कि किस तरह से चीन और पाकिस्तान मिलकर के भारत को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक पाकिस्तानी अखबार है एक्सप्रेस ट्रिब्यून, वो ये कहता है कि इस दिशा में, मतलब सार्क की जगह एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने की ये जो कोशिश है चीन और पाकिस्तान की, उस दिशा में इस्लामाबाद और बीजिंग के बीच में बातचीत भी हुई है और ये बातचीत अब एक एडवांस्ड स्टेज पे पहुंच गई है। और ये दोनों पक्ष जो हैं, चीन और पाकिस्तान, उनको लगता है कि वो आज इस हालात में हैं कि वो सार्क के पैरेलल में एक नया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर सकते हैं और भारत को वो अलग थलग कर सकते हैं, क्योंकि भारत के बगैर बाकी सारे देशों को वो एक मंच पर ला सकते हैं और भारत को पूरी तरह से साइडलाइन कर सकते हैं।
अच्छा, जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो 3 फ्रंट वॉर का सिचुएशन बन रहा है और भारत को अलग थलग करने की कोशिश हो रही है, तो ये आप समझिए कि ये बात कोई हवा में नहीं हो रही है, चारों तरफ इसकी रिपोर्टिंग हो रही है, मीडिया में सारी बातें आ रही हैं। और अभी कुछ दिनों पहले चीन में पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, इनके बीच में एक ट्राइलैटरल मीटिंग हुई है और वहाँ पे इस विषय पे काफ़ी गंभीरता से चर्चा हुई है कि किस तरह से जो दक्षिण एशियाई देश हैं उनके लिए सार्क की जगह एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा सके और भारत को अलग थलग किया जा सके। इस बारे में चीन में ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के बीच में। तो ये एक चीज़ है जो बहुत ही तेज़ी से चीन और पाकिस्तान इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें पूरा यकीन है, अगर एक्सप्रेस ट्रिब्यून की माने, उन्हें पूरा यकीन है कि वो इसमें सफल हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से चीन भारत को लेकर एक तरह से एक नए युद्ध की रणनीति बना रहा है, 3 तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है भारत को। वहीं डिप्लोमेसी के नज़रिए से भारत को अलग थलग करने के लिए सार्क का एक विकल्प भी बना रहा है, जिसमें भारत की जगह कौन होगा? चीन होगा। समझ लीजिए कि ज़बरदस्त प्लानिंग चल रही है चीन की और पाकिस्तान की कि कैसे भारत को 3 तरफ से घेरा जाए और डिप्लोमेटिक लेवल पे इसको अलग थलग किया जाए। अब सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार चुपचाप चीन की साजिश को देख रही है या कोई जवाबी कार्रवाई भी कर रही है? देखिए, मोदी सरकार बिल्कुल भी चुप नहीं है। जवाबी रणनीति न सिर्फ तैयार है बल्कि उस पर अमल भी शुरू हो चुका है। चीन के खिलाफ घेराबंदी करने की दिशा में भारत ने जो पहला कदम उठाया है वो है तिब्बत के मुद्दे पर चीन को घेरना और उसे इंटरनेशनलाइज करना। अब देखिए, ये सबको मालूम है कि चीन ने अवैध तरीके से तिब्बत पर 1950 में कब्जा कर लिया था। बौद्ध धर्म के संतों और अनुयायियों का वहाँ इतना दमन हुआ कि 1959 में दलाई लामा को वहाँ से भागना पड़ा और भारत में आकर शरण लेना पड़ा। आज भी तिब्बत की निर्वासित सरकार भारत में काम कर रही है, ये सब जानते हैं। वैसे सारी दुनिया ने बाद में वन चाइना की पॉलिसी को मानते हुए तिब्बत पर चीन के अवैध कब्जा पर आंखें मूंद ली और भारत ने कभी उसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि भारत भी उसको परेशान करने के मूड में था नहीं। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। अब आप देखेंगे कि भारत सरकार धीरे धीरे उस नीति में बदलाव ला रही है। उस नीति में बदलाव तब दिखा जब पहले तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर सार्वजनिक तौर पर बधाई दी। ना सिर्फ मोदी ने बधाई दी बल्कि मोदी सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्रियों किरण रिजिजू और ललन सिंह ने दलाई लामा के जन्मदिन समारोह में भाग भी लिया। किरण रिजिजू तो मुख्य अतिथि थे। उनके अलावा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी, जो बीजेपी से ही हैं, वो भी वहाँ मौजूद थे। तो प्रधानमंत्री मोदी का दलाई लामा को बधाई देना, दूसरे मंत्रियों का वहाँ मौजूद होना, इन सबसे चीन को ज़बरदस्त मिर्ची लगी है और उसने आरोप लगाया है कि ये उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। मतलब तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। अब देखिए, चीन ने इस बात पर विरोध दर्ज कराया है कि पहले तो प्रधानमंत्री मोदी ने बर्थडे विश दिया दलाई लामा को और उसके बाद भारत के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनका इशारा किरण रिजिजू, ललन सिंह और जो अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो जो वहाँ शामिल हुए उनके ऊपर है और इस बारे में उसने विरोध दर्ज करवाया है। और उसने ये कहा है, एक तरह से भारत को चेतावनी दी है कि भाई भारत को चीन के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अभी उनका इंटरनल अफेयर्स कैसे हो गया? देखिए, तिब्बत पे चीन का अवैध कब्जा है, ये तो सारी दुनिया जानती है। लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। अमेरिका तो पहले से बोलता रहा है और अगर भारत ने बोलना शुरू कर दिया तो चीन के लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब देखिए, आपको मालूम है कि जो वर्तमान दलाई लामा है वो 90 साल के हो चुके हैं और अब उनके अगले अवतार की पहचान करने पर चर्चा शुरू हो गई है। अब दलाई लामा ने यह कहा है कि उनका पुनर्जन्म होगा और जो पुनर्जन्म होगा वही अगला स्पिरिचुअल लीडर होगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो गेजन फोड्रैंग ट्रस्ट है वो उनके सक्सेसर को पहचानेगा और उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये जो सक्सेसर उनका होगा, जो अगला दलाई लामा होगा, वो चीन के बाहर पैदा होगा। मतलब उन्होंने पूरी, जिसको कहते हैं ना गोटी सेट करना, उन्होंने कर दिया कि भाई चीन में तो उनका जो सक्सेसर है वो पैदा नहीं होगा, चीन के बाहर होगा। अब ये चीन को बड़ी मिर्ची लगी है। चीन का ये कहना है कि बिना चीन की सहमति के कोई भी अगला दलाई लामा नहीं बन सकता है। लेकिन भारत के जो मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने वो खुद भी एक बुद्धिस्ट हैं, अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म को ही मानते हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इस मामले में दलाई लामा का फैसला ही अंतिम फैसला होगा। अब इससे भी चीन को मिर्ची लग गई है, क्योंकि चीन का ये कहना है कि भाई भारत जो हरकत कर रहा है वो सीधे सीधे उसके अंदरूनी मामले में दखल है। अब ये कोई अंदरूनी मामला तो है नहीं, दलाई लामा का सक्सेसर कौन होगा ये एक तरह से स्पिरिचुअल फैसला है
और दलाई लामा ने एक फैसला किया है। भारत ने ये कहा है कि जो दलाई लामा करेंगे वही होगा, जो कहेंगे वही होगा। हालांकि बाद में जब चीन ने विरोध दर्ज कराया तो भारत के विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि हम लोग धर्म के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं करते हैं और हम सीधे सीधे कोई इसमें दखल नहीं देते हैं। लेकिन सरकार का रुख बड़ा स्पष्ट है कि दलाई लामा जो कहेंगे, स्पिरिचुअल तो हेड वही हैं, तो अगला दलाई लामा कौन होगा इसमें तो आखिरी फैसला उन्हीं का होगा। अच्छा, उसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, उन्होंने जिस तरह से तिब्बत पर चीन के अवैध कब्जे के मुद्दे को जोर शोर से उठाया है, वो भी ये दिखा रहा है कि इस मुद्दे पर भारत अब चीन की नकेल कसने की तैयारी कर रहा है। पेमा खांडू ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है वो तिब्बत से लगता है, ना कि वो चीन से लगता है। उनका कहना है कि भाई हमारा जो बॉर्डर है वो भूटान से लगता है और वो तिब्बत से लगता है और म्यांमार से लगता है। तो ये जिस तरह से किसी भारतीय नेता का ये कहना, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री का ऐसा कहना, इससे बड़ा स्पष्ट है कि भारत ने यह मन बना लिया है कि तिब्बत को लेकर के चीन का जो स्टैंड है उसको वो चुनौती देगा। बिल्कुल खुल करके तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली भारत ने भी चीन को तिब्बत के मुद्दे पर घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। तो आप मान के चलिए कि आने वाले दिनों में तिब्बत का मुद्दा फिर से गरमाने वाला है। अमेरिका तो पहले से ही तिब्बत के मुद्दे पर चीन को घेरता रहा है। अगर भारत ने भी इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया तो चीन के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि दबी जुबान से ही सही सारी दुनिया, यूरोप के भी ज़्यादातर देश ये मानते हैं कि तिब्बत के ऊपर चीन का कब्जा अवैध है। अच्छा, अब देखिए, तिब्बत के मुद्दे पर चीन को घेरने के अलावा भारत ताइवान के साथ भी अपनी नज़दीकियां बढ़ा रहा है और उससे भी चीन को मिर्ची लग रही है, क्योंकि वहाँ भी चीन चाहता है कि सारी दुनिया वन चाइना की पॉलिसी को फॉलो करे। वन चाइना में वो चाहता है कि कोई भी तिब्बत के साथ अपनी नज़दीकियां ना बढ़ाए। लेकिन भारत जो है वो ताइवान के साथ ट्रेड भी कर रहा है, सेमीकंडक्टर में काफ़ी क्लोज एसोसिएशन हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स के क्षेत्र में भी काफ़ी सहयोग है। आपको पता है बहुत सारे इंडियंस जो हैं उनको ताइवान ने अपने देश में बुलाया है और वहाँ पे काम करने के लिए। तो ताइवान के साथ भारत की जो नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं उसको देखकर भी चीन बेचैन है। अब नई दिल्ली ने हमेशा से तो वैसे कहा है कि वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करता है, लेकिन अब धीरे धीरे ये मांग उठ रही है भारत में कि भारत को ताइवान के साथ रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग करना चाहिए, और जिस तरह से चीन पाकिस्तान को हथियार मुहैया करवा रहा है उसी तरह से भारत को भी ताइवान को हथियार मुहैया करवाना चाहिए। और ये बहुत स्पष्ट कर देना चाहिए कि भारत ताइवान की संप्रभुता का सम्मान करता है, और अगर कोई भी ताइवान की संप्रभुता या उसकी एकता को चुनौती देता है तो भारत उसका समर्थन नहीं करेगा और ज़रूरत पड़ने पर भारत ताइवान का साथ भी देगा। ठीक उसी तरह से जैसे अमेरिका खुल करके ये कहता है कि चीन को ताइवान पर हमला करने का कोई अधिकार नहीं है। तो चीन की जो हरकत है पाकिस्तान को लेकर, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब भारत भी अमेरिका की तरह खुलकर ताइवान की संप्रभुता के पक्ष में आ जाएगा और फिर ताइवान को हड़पने का चीनी सपना बस सपना बनकर ही रह जाएगा। भारत को निश्चित रूप से इस दिशा में सोचना होगा। तो जैसा मैंने कहा, चीन की नज़र अभी भी भारत की ज़मीन हड़पने पर लगी हुई है। वो भारत को तीनों तरफ से घेर कर हमला बोलने की तैयारी कर रहा है, लेकिन भारत की सेना भी पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब देने को पूरी तरह से तैयार है, और मोदी सरकार भी चीन को तिब्बत और ताइवान के मामले पर घेरने की तैयारी में है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नज़र बनाकर रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।